एवरीवन, मैं विनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके जीएस के पोर्शन को मैं यहाँ कवर करा रही हूँ करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो जीएस के पोर्शन के साथ साथ हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं। तो अगर आप लोग एजुकेशन विषय से कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन होइए, आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। और आज के इस जो मॉडल पेपर में मॉडल पेपर नंबर 5 है, इसके पहले हमने 4 जो है मॉडल पेपर कर लिए हैं। साथ में मैंने आपको यूनिट वाइज आपको थ्योरी की क्लासेस भी करवाई हैं, पीवाईक्यूज भी करवाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके सामने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें आपके साथ ऑप्शन है लद्दाख है, जयपुर, लखनऊ या चेन्नई। तो देखिए इसका जो आयोजन है ना, ये लद्दाख में किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 2025 का आयोजन 23 जनवरी 2025 से लेह लद्दाख में शुरू हुआ है ना, और इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन का जो है ये 5वां संस्करण है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको नोट करने की हैं। और इसका जो स्टेडियम था एनडीएस स्टेडियम, यहाँ पर हुआ। तो इसमें 2 चरण में ये गेम खेला जा रहा है, जो कि लद्दाख में पहला चरण 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक चलेगा, और जो दूसरा फेज है इसका 22 फरवरी से 25 फरवरी ये जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जनवरी का करंट अफेयर है ना, इसलिए लद्दाख में है ना। तो जब आपको मतलब क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखना है कि किस तरह से पूछा जा रहा है और हमें क्या जवाब देना है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर हैं, अक्षय कुमार हैं, आयुष्मान खुराना। तो ये जो है ना, आयुष्मान खुराना को, ये कौन है, ये बॉलीवुड अभिनेता है। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, फिक्की फ्रेम सम्मेलन ये उद्योग के लीडर और जो भी पेशेवर, रचनात्मक पेशेवर हैं या नीति निर्माताओं के लिए सभा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है चीजें, मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे शामिल होते हैं। तो फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर या आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता है, इनको यहाँ पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। या आपसे नाम भी पूछ सकता है, देश का नाम दे दे तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसीलिए दे दिया है ताकि आपको चीजें याद रहें। अगर लिखी हुई चीज और सुनते भी है ना हम साथ में, तो दोनों चीजें जब पैरेलल चलती हैं तो वो चीजें आपके ज्यादा दिमाग में ज्यादा देर तक रहती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, इस साल जो गणतंत्र दिवस था ये 76वां गणतंत्र दिवस था, 76 है ना। तो इस तरह का ये 26 जनवरी को ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया आपका 2025 में, ये 76वां था। ठीक है, और ये जो यहाँ के जो मुख्य अतिथि थी इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं प्रभावो सुबियांतो, इनको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया। और ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ठीक है, तो किस लिए बुलाया गया और किसी को क्यों नहीं बुलाया गया, ये इसलिए है ना। तो ये चीजें पता होना चाहिए। और 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये भारत करेगा इस बार। ठीक है ना। और फिर देखिए शतरंज से ही संबंधित अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये है डी गुकेश। इनकी उम्र महज 18 साल है और इन्होंने जो है बाकी जो थे ना विश्वनाथन आनंद, ये सब, इन सबको पीछे छोड़ के जो है यहाँ पे शीर्ष जो है स्थान हासिल किया है। ठीक है, कम उम्र के हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका इंडेक्स से है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक देखिए 4थी है क्या ये चीज। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यहाँ पर ये जो दर्शाता है, ये महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो मिलिट्री की जो ताकत है ना उसको दर्शाता है, सैन्य क्षमता। ठीक है, फोर्स की जो उसकी पावर है उसको दर्शाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और इसमें देखिए भारत की जो रैंक है वो 4थी है। उसके बाद पहले नंबर पे कौन है ये पता होना चाहिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है आपका, रूस है। ठीक है, और फिर है आपका जो है चाइना है, चीन।
और उसके बाद फिर इंडिया है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए किस में है और भारत की रैंक क्या है और पहले नंबर पे कौन है। ठीक है, तो इस तरह से ये पता होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है, और एंड्रोगॉजी किससे संबंधित है, ये आपकी एडल्ट के लिए जो टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है वो इसमें एंड्रोगॉजी में होती है ना। तो इस तरह से ये पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, हिटोगॉजी में दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती क्या क्या, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्या चीज़ नहीं होती है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें देखिए पुस्तकें शामिल नहीं होती हैं, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी मतलब जो व्यक्ति के स्वयं के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो होता है, जैसे कि प्रश्नावली के द्वारा, अनुसूची या शेड्यूल बना के और साक्षात्कार लेके, इंटरव्यू लेके। और सेकेंडरी जो होता है द्वितीयक समंक जिसको कहते हैं, ये किसी के द्वारा पहले से किया गया हो। किसी के द्वारा मतलब अब वो कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो पुस्तकें क्या है, किसी और के द्वारा लिखी हुई हैं, पहले से हैं हमारे पास, है ना। तो इस तरह से ये सेकेंडरी हो जाती है ना। तो ये आपके प्राइमरी डाटा कलेक्शन में शामिल नहीं होती हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, NIRF है ना। NIRF एक तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसके बारे में भी पूछा जाता है कि किसने किया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो MHRD, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो 2025 में अगर कोई इसमें इस तरह के डाटा होंगे तो वो आपको दे दिए जाएंगे करंट अफेयर में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, UGC अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इस देखिए 1953 में इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 1956 में संवैधानिक रूप से इसको अधिनियम के तहत पारित किया गया था। तो 1956 इसका राइट आंसर है, कई बार आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु उपकरण है। तो यहाँ पर यह है मैटलैब। ठीक है, और SPSS होता है ना, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, है ना। तो इस तरह से ये कुछ इसके सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए टूल्स होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है 1997 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक कानूनी बाध्यकारी समझौते के रूप में हुआ था, है ना। तो ये जो है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को अपनाया गया था। क्योटो जापान का एक शहर है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था और इस संधि में जो भी शामिल देश थे इनको ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन कम करने के लिए इनको यहाँ पर प्रतिबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके UGC नेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिप्टो करेंसी हेतु किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी देखिए ये क्या है, डिजिटल मुद्रा है और इसके लिए ब्लॉकचेन, है ना, इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम है जिसके लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का आविष्कार किया गया था, है ना। तो ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिससे क्रिप्टो करेंसी हेतु प्रयोग की जाती है। तो ये ब्लॉकचेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि बस आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इस तरह के नए क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब जो है अब आपको टाइम और मिल गया है तो क्वेश्चन की मतलब और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। तो ये था बलबन, है ना। बलबन ने ही यहाँ पर रक्त और लौह नीति अपनाई थी और इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा गठित 10 दल चालीसा का दमन किया था और इसने ईरानी त्यौहार नौरोज प्रथा को आरंभ किया था। तो इसको ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ों को देख लेंगे। ये जितने टर्म वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, कल किसी ने मुझे कहा कि वो आलोचनात्मक कथन, हाँ तो बिल्कुल कथन और किसने कहा था, ये कब हुआ था, इस तरह की चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं आपके परीक्षा में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी करवा दूंगी। ठीक है,
फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इनको ये मत समझिएगा कि मैंने अपने मन से बनाया है, ठीक है। और आपके एग्जाम को ध्यान में रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो देखिए जो गोखले है ना, ये तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे स्वयं, और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये एमजी रानाडे, ठीक है। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रानाडे को अपना गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के हैं एमजी रानाडे, है ना। और इनको मतलब अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोखले थे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। और अब देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग सर्च करिए, गूगल पे करिए, चाहे बुक्स में देखिए। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। सभी लोग इसको यहाँ पर कमेंट करेंगे ताकि चीजें थोड़ा सा और भी आपको भी पता लगेंगी। इसमें आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत के पहले, है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले पूछ रहा है ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया। इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। मैं सबका चेक भी करती हूँ। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट आपको मैं ऐसे सारी चीज़ें करवाती चली जाऊंगी, जीएस के मॉडल पेपर के रूप में भी और आपको थ्योरी क्लासेस भी, ठीक है। तो जो चीज़ें बच रही हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी बचा हुआ है और इकोनॉमिक्स वाला, तो अब पेपर आपका टल गया, नहीं तो वो भी मैं पूरा करवा देती, है ना। तो क्योंकि पहले 16-17 फरवरी को एग्जाम होना था, लेकिन अभी अप्रैल में है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है एजुकेशन की तैयारी और जीएस पूरा हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।